बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या और लगातार कम होती खेती योग्य जमीनों की जोत ने आम आदमी को तो सोचने के लिए मजबूर ही कर दिया है। कृषि वैज्ञानिकों को भी नई तकनीकों और नवीन कृषि पद्धतियों की खोज के लिए गंभीर कर दिया है। जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और कृषि वैज्ञानिक लगातार खाद्यान्न और फल सब्जियों के बेहतर उत्पादन की दिशा में कार्य कर रहे हैं। खेती के लिए जमीनों का आकार कम हुआ है। उसका एक बड़ा कारण है व्यवसायीकरण और शहरीकरण के चलते नई इमारतें और लगातार बनते नए घर। नए घरों के बनने से लोगों को छत तो मुहैया हो रही है, लेकिन ताजा फल सब्जियों की उपज और पूर्ति जरूरत के मुताबिक नहीं हो पा रही है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक को खोजा है, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स या बगैर मिट्टी की खेती के नाम से जानते हैं। नई तकनीक हाइड्रोपोनिक्स या बगैर मिट्टी की खेती। किसान भाइयों, इस नई तकनीक की सहायता से फल या सब्जियों की खेती के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। इस तकनीक से फल सब्जी उत्पादन के लिए बड़े खेतों या बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं होती, बल्कि इस तकनीक की सहायता से लोग अपने खाली पड़े लॉन या बालकनी या फिर पक्की छतों पर फल सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। इस नई तकनीक की सहायता से रसभरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, कद्दू, खीरा, मिर्च, धनिया, करेला और लौकी के अलावा विभिन्न प्रकार के साग भी उगा सकते हैं। किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से फल सब्जी उत्पादन के लिए नर्सरी तैयार करने का तरीका भी आम तरीकों से बिल्कुल अलग है। इस तकनीक में स्पंज के माध्यम से पौधों को उगाया जाता है। स्पंज को सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस के घोल के अलावा सूक्ष्म तत्वों जैसे बोरान और कैल्शियम के घोल से भिगो दिया जाता है। स्पंज के कटे हुए हिस्सों में नर्सरी के बीजों को डाल दिया जाता है और लगभग 6 से 7 दिनों के बाद पौधे स्पंज से निकालने लायक हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस नई तकनीक में पौधों की रोपाई के लिए मिट्टी की जगह लोहे या प्लास्टिक की पाइप का प्रयोग किया जाता है। इन पाइप्स में बराबर दूरी पर छेद रूपी संरचनाएं काट ली जाती हैं। इन कटी हुई संरचनाओं में गिलास या प्लास्टिक के बर्तनों या छोटे गमलों को रखा जाता है। इन बर्तनों में नीचे की ओर कुछ छेद बने होते हैं। इन नन्हे पौधों को सहारा देने के लिए इन बर्तनों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं। इन टुकड़ों के बीच में नर्सरी में उगाए गए नन्हे पौधों को सीधा करके रख दिया जाता है। रोपाई से पहले प्लास्टिक के पाइप में पौधों के लिए जरूरी रसायनों और पोषक तत्वों का घोल भरा जाता है। उर्वरक घोल में 250 लीटर पानी के साथ 3 किलोग्राम मोनोपोटेशियम फास्फेट, 9 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 8 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का मिश्रण होता है, जबकि पोषक तत्वों के घोल में 250 लीटर पानी के अलावा 300 ग्राम बोरिक एसिड, 50 ग्राम कॉपर सल्फेट, 500 ग्राम आयरन सल्फेट और 200 ग्राम मैग्नीज सल्फेट का घोल होता है। इन पौधों के बड़े हो जाने पर इन्हें सहारा देने वाली झाड़ या जाल इत्यादि की जरूरत होती है। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद अखिला से, जो सिंगापुर से इस आधुनिक तकनीक का अध्ययन करके आपके सामने लाए हैं। किसान भाइयों,
आज हम आपको हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती करने का तरीका बताने जा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स अर्थात बिना मिट्टी के खेती। हाइड्रोपोनिक्स का जो तरीका होता है उसमें सिर्फ पानी में सब्जियां उगाई जाती हैं, और क्योंकि जो हम पारंपरिक हमारी सब्जी उगाने का तरीका है और फल उगाने के तरीके हैं, उसमें हम ज़मीन में बहुत से उर्वरक डाले जाते हैं, बहुत सी कीटनाशक डाले जाते हैं जो ज़मीन के जरिए से पौधों में अवशोषित होते हैं और ऊपर जाकर के वो अपना काम करते हैं। इस विधि से जो पारंपरिक पौधे हैं वो खासकर बेल वाले पौधों में बहुत ज़्यादा इसकी सफलता देखी गई है, जैसे लौकी, कद्दू, टमाटर और खीरा है या तरोई है। वो ऐसे पौधे जो सब्जियों के हैं जो कि बेल की तरह बढ़ते हैं और वो टट्टर पे या और दूसरे सपोर्ट के साथ लगाए जाते हैं, उनका जो है वो हाइड्रोपोनिक विधि से बहुत अच्छे तरीके से वो विकसित होते हैं। और फलों में यहाँ तक कि अनानास की भी खेती हाइड्रोपोनिक विधि से की जाती है। तो विशेष बात ये है कि एक तो इनका फार्म में बड़े स्केल पर भी ये पौधे लगाए जा सकते हैं, और जो घरों में जो लोग सब्जियां उगाते हैं, बालकनी में उगाते हैं या गमलों में उगाते हैं, उनके लिए भी ये विधि बहुत कारगर है, और वो जैसा चाहें उस तरीके का पदार्थ सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पौष्टिकता उसी तरीके से बढ़ सकती है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कि प्रयोगशाला में किस तरीके से इन पौधों को बढ़ाया जाता है, उनको पाला पोसा जाता है। सबसे पहले एक फोम का टुकड़ा लेते हैं और उसमें छोटे छोटे कट लगा लेते हैं, और उन कट्स में जिस चीज़ को भी उगाना है, जैसे धनिया के बीज हैं या प्याज का पौध लगानी है, उस तरीके के बीज उसमें बो दिए जाते हैं, और उसमें फोम को पानी से एक स्प्रे से या फिर गिलास से भी डाल सकते हैं, और फोम को नम कर दिया जाता है, और उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी से मॉइस्ट रखा जाता है। इस तरह से इसको नमी देने के बाद छोड़ दिया जाता है, और जैसा भी हमने जो भी चीज़ लगाई है उनकी एक जर्मिनेशन का टाइम होता है, मतलब पौध अंकुर फूटने का समय होता है। कुछ अंकुर 7 दिन में निकलते हैं, 15 दिन में, 1 महीने तक। और जब अंकुर फूट जाते हैं उसके बाद जब लगभग करीब 1 इंच का पौधा हो जाती है, यानी कि पौध निकल आती है, तो उनको धीरे धीरे से आप कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में उन पौधों को अलग कर लेते हैं। जब ये पौध निकल जाती है तो इनकी जड़ें जैसे मिट्टी में फैलती हैं, उसी तरह से वो फोम में फैल जाती हैं। फिर हम एक गमला लेते हैं, और ये गमले विशेष तरह के होते हैं। जो हमारे आमतौर से जो गमले होते हैं वो सब तरफ से बंद होते हैं, ये जालीदार गमले हैं। तो अब इसमें हम जैसा भी आपकी पौध है, जिस तरीके का भी आपने साग सब्जी है या फल है या पौधा है जो लिया है, उस तरह से इसमें इनमें लगा देते हैं एक सपोर्ट के साथ। फिर इसमें हम एक वो न्यूट्राइंट सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब वो घोल बनाते हैं पौष्टिक पदार्थों का जो हम पौधों को देना चाहते हैं, जैसे कि बोरन है, जिंक है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब। और जो उर्वरक जो हम साधारण तौर पे देते हैं ज़मीन के जरिए, उनका भी एक घोल बना लेते हैं। अब इस घोल को हम जो एक इनलेट देते हैं ये अपने गमले में, और एक आउटलेट देते हैं, और इस घोल को प्रवाहित किया जाता है। अब इसमें जड़ें हमारे फोम में पहले से हैं, और जब ये घोल प्रवाहित किया जाता है तो पानी के साथ साथ वो सभी पदार्थ जो पौधों के लिए आवश्यक हैं वो उसमें चलते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। धीरे धीरे ये पौध और बड़ी होती जाती हैं, और इन्हीं गमलों में फिर आप एक सपोर्ट दे देते हैं ऊपर। अगर बेल नुमा आपने सब्जियां उगा रहे हैं तो उसको एक सपोर्ट दे देंगे, वो बढ़ती चली जाएंगी। और अब इसको जब घर में करते हैं या फार्म पे करते हैं तो नीचे से तो आपने सारी सुरक्षा कर ली, और सब तरीके का आपको शुद्ध बिल्कुल जो है वो एनवायरनमेंट मिल गया। और अब ऊपर से बचाने के लिए आप इसके ऊपर एक नेट लगा सकते हैं जहाँ कहीं भी इसकी खेती कर रहे हैं। आजकल पॉली हाउस आते हैं, पॉली नेट्स आते हैं, जिससे कि बाहर से भी जो कीड़े पतंगे या चिड़िया आ जाती हैं तो वो नेट लगा लें मच्छरदानी के तरीके का, तो उससे भी आपकी पूरी बचत हो जाती है, कोई पोल्यूशन नहीं मिलता। आप सरसों भी उगा सकते हैं, प्याज उगा सकते हैं, साग और जो बेल वाले फल हैं वो बहुत आसानी से उग जाते हैं। किसान भाइयों, इस नई तकनीक से फल सब्जी उत्पादन के लिए अलग से किसी भी प्रकार के उर्वरक या कीटनाशकों की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए भी हितकर हैं। इस नई तकनीक से किसान तो बेहतर उत्पादन प्राप्त ही कर सकते हैं, शहरों के लिए भी ये तकनीक फायदेमंद है। भारत में अनेकों तरह की जड़ी बूटियां या औषधियां पाई जाती हैं। इन्हीं औषधियों में से एक औषधि है पीपली। जय किसान, जय विज्ञान।
हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। जय किसान, जय विज्ञान। खेती के इस बदलते दौर में किसान सिर्फ पारंपरिक फसल उगाने के काम में ही नहीं जुटे हैं। वे कई तरह की चीजें उगा रहे हैं जिनमें उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ हासिल हो रहा है। सरकार भी किसानों को इस तरह की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसी ही एक खेती औषधीय पौधों की खेती है। औषधीय खेती से किसान न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि औषधियां भी प्रचुर मात्रा में बाजार में उपलब्ध हो पाती हैं। भारत में अनेकों तरह की जड़ी बूटियां या औषधियां पाई जाती हैं। इन्हीं औषधियों में से एक औषधि है पीपली, जिसे पीपली, पीपर जैसे नामों से भी जाना जाता है। औषधीय फसल, बदलते दौर की नई खेती, पीपली की खेती। किसान भाइयों, पीपली के तने, जड़ और फल आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी दवाओं के निर्माण हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। पीपली कफनाशक है, इसलिए छाती के विकार जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, श्वास रोग और जीर्ण ज्वर के इलाज में काम में लाई जाती है। पीपली अग्नि दीपक होने की वजह से पाचन संस्थान के रोग, उदर रोग, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, शूल, यकृति, वायु विकार, पेट का फूलना, अपच, मूत्र रोग, पीलिया, पेचिश, कृमि को दूर करने और सूजन जैसी बीमारियों में भी उपयोग में लाई जाती है। किसान भाइयों, पीपली मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, बड़ी और छोटी। वैसे इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है: पिप्पली, गज पिप्पली, सैहली और वन पिप्पली। तमिलनाडु की अन्नामलाई पहाड़ियों और असम के चेरापूंजी से लेकर इसकी खेती आंध्र के विशाखापत्तनम जिले के पहाड़ी इलाकों में भी की जाती है। किसान भाई पीपली की खेती के लिए वैज्ञानिक विधि और उन्नत सलाहें और पीपली की उन्नत प्रजातियां जैसे नानसारी चिमाथी और विश्वम का चुनाव कर सकते हैं। कृषक बंधुओं, पीपली की खेती के लिए लाल मिट्टी मिश्रित बलुई दोमट और अच्छे पानी के निकास वाली भूमि अच्छी होती है। वैसे काली, मध्यम या भारी बलुई मिट्टी में भी अगर जल निकास अच्छा है तो इसकी खेती खूब होती है। इसके लिए सिंचाई व्यवस्था का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नमी युक्त जलवायु इस पौधे की खेती के लिए अच्छी होती है। पीपली का पौधा 5 से 6 साल तक रहता है, इसलिए इसे लगाने के पहले भूमि में हल चलाकर मिट्टी पोली कर लें और उलट पुलट कर लें। उसमें 18 से 20 टन सड़े हुए गोबर की खाद, 60 किलोग्राम पोटाश और 80 किलोग्राम फास्फोरस मिलाना चाहिए। हवा का सीधा असर पौधे पर ना पड़े और बहती हवा को रोकने के साथ साथ पौधों को छाया मिलती रहे। मेड़ पर 160 से 180 सेंटीमीटर ऊंचाई की टटिया या बांस की चटाई हवा को रोकने के लिए लगानी चाहिए। पीपली के तने, जड़ और फल। जय किसान, जय विज्ञान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में
सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। जय किसान जय विज्ञान। मेड़ पर 160 से 180 सेंटीमीटर ऊंचाई की टटिया या बांस की चटाई हवा को रोकने के लिए लगानी चाहिए। फरवरी या मार्च के माह में पौधशाला हमेशा छाया में तैयार करनी चाहिए। इन थैलियों में एक दिन बाद पानी मिला देना जरूरी होता है। इस तरह तैयार किए गए पौधे जुलाई माह में खेत में रोपण के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई के लिए 450 गुणे 150 सेंटीमीटर आकार की क्यारियां तैयार करनी चाहिए। इसमें 60 गुणे 60 सेंटीमीटर अंतराल पर छोटे रिज और फरो नालियां बनानी चाहिए। हर रिज पर 30 सेंटीमीटर अंतर पर हादगा या एरंड के पौधे लगाने चाहिए। इन पौधों की जड़ के पास 15 सेंटीमीटर अंतराल पर 3 से 4 छोटे कलम या जड़ों द्वारा तैयार किए गए पीपली के पौधे लगाने चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हर दिन और 20 दिन के बाद प्रति सप्ताह एक बार सिंचाई करनी चाहिए और प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम स्फुर और 30 किलोग्राम पोटाश देने से पौधा जल्दी बढ़ता है। रोपाई के 45 से 50 दिन बाद प्रति एकड़ 40 किलोग्राम डाई अमोनियम सल्फेट देना चाहिए। यह पूरी रासायनिक खाद की मात्रा और प्रति वर्ष 8 टन गोबर की खाद हर साल देकर पौधों की जड़ से निकली हुई मिट्टी संवारना जरूरी होता है। भूमि की पानी पकड़ने की क्षमता के अनुसार गर्मी में 3 से 4 दिन बाद और जाड़ों में 7 से 8 दिन बाद सिंचन करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान रखना है कि भूमि निरंतर गीली रहे पर पानी न रुके। पीपली के पौधों पर बरसात में ब्लाइट, सफेद धब्बे या करपा रोग आने की संभावना रहती है। इस रोग की रोकथाम के लिए 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर बोर्डो मिश्रण या ब्लामटाक्स छिड़कना चाहिए। मिली बग नामक कीड़ा या हेलोपिटल्स की इल्लियां दिखाई दें तो अंतरु प्रवाही कीटनाशक छिड़कना चाहिए। नीम के तेल का प्रयोग 0.25% करने से पौधों की अच्छी पैदावार में मदद मिलेगी। किसान भाइयों, रोपाई के 4 से 6 माह में इन पौधों पर फूल आने लगते हैं और आगे 1.5 से 2 माह में फल काले होने लग जाते हैं। पके हुए काले उंगली से दबाने के बाद पिचकने वाले फलों को तोड़ने का काम 4 से 5 सप्ताह में पूरा कर लेना चाहिए। इन तोड़े गए फलों को धूप में सुखाना चाहिए और नमी ना लगे ऐसी जगह भंडारण करना चाहिए। फलों को तोड़ने के बाद जनवरी-फरवरी माह में पौधों को छांटना चाहिए। छांटते वक्त मुख्य शाखा और कुछ अन्य शाखाओं को 90 से 100 सेंटीमीटर लंबाई की रहने देना चाहिए। पौधों को तुरंत पानी और रासायनिक खाद देना चाहिए। इससे पौधों में तुरंत पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह 4 से 5 साल तक फलों की फसल लेने के बाद 5वें या 6ठे साल जड़ सहित मुख्य तने को भी उखाड़कर धूप में सुखा लेना चाहिए। किसान भाइयों, पीपली की उन्नत और वैज्ञानिक खेती के लिए आइए जानकारी लेते हैं NBRI के कृषि वैज्ञानिक से। पीपली जो है इसका वैज्ञानिक नाम पाइपर लॉन्गम है और ये पिपरेसी फैमिली का पौधा है और ये 1 वर्षीय लता वर्गीय पौधा है और ये लगभग 8 मीटर से 10 मीटर लंबा होता है जो कि ज़मीन में फैलता है। पीपली मुख्यतः जो है दमा, श्वास और खांसी, जुखाम आदि की बीमारियों में बहुत उपयोगी होती है, जिसका कि जो फली होती है उसको, सूखी फली, उसको हम ये 2 फली सुबह शाम अगर खाएं तो हमको सर्दी जुखाम और इसमें बहुत ही फायदा होता है।
यदि इसको हम पिपली को शहद के साथ खाएं तो श्वास और दिमाग में काफ़ी जो है फायदेमंद होती है। और यदि हम इसको पिपली को गुड़ के साथ खाएं तो हमको ज्वर और कफ में बहुत ही फायदेमंद होती है। पिपली जो है हमको शुगर और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी बहुत फायदेमंद होती है। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसकी खेती के लिए सबसे पहले जलवायु और भूमि की तैयारी के लिए इसकी उष्णकटिबंधीय आर्द्रता वाले क्षेत्र अधिक उपयोगी होते हैं। जहाँ पर पान की खेती होती है वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके 1 हैरो जुताई करने के बाद पाटा लगा देते हैं और इसमें जो है आसानी से खेती की जा सकती है। प्रवर्धन के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले जो है जब पौध लगाना होता है, रोपण करना होता है, उसके पहले 2 महीने पहले इसकी कटिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक कलम की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर में, और एक जगह 2 पौधों को लगाते हैं। और चूंकि ये लगभग 5 साल तक फसल चलती है, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि बरसात के पहले दूसरे वर्ष बरसात के पहले 20 टन गोबर की खाद अवश्य मिला दें, जिससे कि आपकी फसल अच्छी चलती रहेगी। इसकी उपज जो है लगभग 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सूखी फली प्राप्त होती हैं, जो कि कम से कम लगभग 40 से 60 हज़ार रुपये का उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद जब पिपली की तुड़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है हम पौधों को ऊपर सारी कटिंग कर देते हैं। और जो ये पिपली की कटिंग होती है, इसको हम दोबारा जो है पौधे तैयार करने के लिए भी उपयोग करते हैं। 5 साल के बाद पिपली की खुदाई कर लेते हैं, और खुदाई में चूंकि जड़ों का भी औषधीय उपयोग होता है, तो लगभग हमको पिपली की 1 क्विंटल जड़ जो है 1 हेक्टेयर में प्राप्त हो जाती हैं। और इसका भी लगभग हमको किसान भाइयों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से मुनाफा होता है। तो इस प्रकार ये किसान भाई अगर इसकी खेती करेंगे तो पिपली की फसल से 40 से 60 हज़ार रुपये मुनाफा, और जड़ से भी जो है 15,000 का मुनाफा हो सकता है। तो इस प्रकार अगर किसान भाई पिपली की खेती अगर करते हैं तो उनको जो है फसल भी प्राप्त होगी, और उसके साथ साथ उनको जो कम लागत में अधिक मुनाफा जो है कम क्षेत्र में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। आयुर्वेद और हर्बल उद्योग के तेजी से विकसित होने की वजह से औषधीय फसलों की मांग भी काफी बढ़ी है। किसानों को इसकी अच्छी खासी कीमत हासिल हो जाती है। सरकार की ओर से भी औषधीय पौधों की खेती करने पर अनुदान और सहायता का प्रावधान है। पीपली की खेती के लिए लागत 62,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मानी गई है। पीपली के तने, जड़ और फल आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कई रोगों में लाभदायक होने की वजह से बदलते दौर की नई खेती पीपली की खेती करके आप सबको बेहतर मुनाफा प्राप्त हो सकता है। केंद्रीय औषधीय सघन पौधा संस्थान ने काफी औषधीय पौधों जय किसान जय विज्ञान।